हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत दिन हो गया कोई स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ऐसी कोई स्टोरी मैंने नहीं लाया। वैसे तो लाकिन स्टोरी थोड़ा हॉरर था, शैडो इन द स्नो हॉरर हॉरर टाइप का था। लिटिल ओमेगा थोड़ा सैड था, इमोशन था, तो मैं खुद भी बहुत पक गया हूँ। तो अब मन कर रहा है ना, एक स्वीट रोमांटिक, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फनी, थोड़ा इमोशनल कुछ एक स्टोरी लाने का। ये मैंने बहुत बहुत दिनों तक सोच के रखा था, कभी कभी लाऊंगा ऐसी बोनस स्टोरी। ये स्टोरी मुझे लगा ऐसे लाना चाहिए, इसलिए मैं ला रहा हूँ। बाद में बाकी स्टोरी आते रहेगा। तो हमारी आज की स्टोरी ऑन शॉट होने वाली है, एक ओमेगा वर्स। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा, थोड़ा सा मज़ेदार। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, चलिए हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओह हाँ, स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज। हम देखते हैं इस वक्त एक कॉलेज का सीन। वहाँ पर लैंजन, उसके हाथों में अभी गुलाब का एक गुलदस्ता है। उसके सामने एक लड़की है। वांग जी ने उस लड़की को वो फूल देकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अभी उस लड़की ने वांग जी के हाथों से फूल लिया, फिर एक ही झटके में स्माइल करके उस फूल को नीचे फेंक कर अपने पैरों की मदद से कुचल कर देकर कहा, तुमसे शादी? मैंने तुमसे 2-3 दिन थोड़ा बात क्या कर लिया और तू खुद को क्या समझने लग गया? आखिर आखिर तू है कौन? हाँ, मुझे तो बस पढ़ने के लिए थोड़ा मदद चाहिए था। तू जैसे एक भिखारी से क्या मैं शादी करूँगा? आखिर तेरी औकात क्या है? ओंग जी कुछ समझ नहीं पाया। आखिर वो तो सूजी से बहुत प्यार करता था। उसने जब से इस कॉलेज पे एंट्री लिया है, तब से सूजी हमेशा उसके पास घूमता था, पर सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ा अटेंशन पाने के लिए, और ताकि वांग जी उसकी पढ़ाई में मदद कर दे, इसलिए। इसमें कोई प्यार व्यार ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। सूजी वांग जी की ओर देख कर कह उठा, मैं तुमसे कभी भी कोई प्यार व्यार नहीं करता था। वैसे तुम हो कौन? हाँ, 2 दिन के एक लड़के। मैं तो बहुत अमीर घर में शादी करूँगा। तुम्हारे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? वांग जी उसकी ओर देख कर कह उठा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। आज 14 फरवरी है। मैंने सोचा आज वैलेंटाइंस डे, आज के दिन तुम्हें प्रपोज करूँगा, और तुम मेरे प्यार को ऐसे ठुकरा रहे हो। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम अपनी ज़िंदगी में वही करना। वांग जी वहाँ से चला गया। हम देखते हैं दूसरी ओर ओइंग को। ओइंग इस वक्त एक अल्फ़ा बॉय के सामने खड़ा हुआ है। अभी ओइंग वो एक दूसरे कॉलेज में है। ओइंग के हाथों में एक गुलाब का फूल है। ओइंग ने उस अल्फ़ा बॉय की ओर वो फूल देकर कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मेरे अल्फ़ा बनोगे? अभी वांग काई ओइंग की ओर देख कर कह उठा, ओइंग अपना दिमाग खराब मत करो। मैं कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार कुछ नहीं करता, और मैं तो तुम्हें कह चुका हूँ। मैं रोज़ से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। रोज़ मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है, और तुम मुझसे मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। ओइंग कह उठा, देखो अंकाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। अंकाई कह उठा, ओइंग मैं तो कह रहा हूँ, ये पैसे से ना तुम सब कुछ खरीद सकते हो, पर प्यार नहीं खरीद सकते। पास में रोज़ खड़ा हुआ है। रोज़ थोड़ा इमोशन होने का नाटक करके कह उठा, अंकाई आखिर छोड़ दो ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या ही कर सकता हूँ। तुम ओइंग को ले लो, तुम बहुत बहुत खुश रहोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगा। ओइंग इससे अच्छा है तुम मुझे 50,000 ही दे दो, या फिर 1 लाख युआन दे दो, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। अंकाई रोज़ कह कर कह उठा, बिल्कुल नहीं।
ओइंग उन दोनों को देखकर कह उठा, ठीक है, आज 14 फरवरी को था। मैंने मेरे डैड से बात किया था, अगर मैं आज के दिन के अंदर मेरे लिए कोई अल्फ़ा ढूंढ नहीं पाया तो मेरी दूसरी जगह शादी करवा देंगे, ठीक है। जब तुझे ये इतना ही पसंद है तो तू इसके साथ ही रहे, पर याद रखना आज के बाद तेरी ज़िंदगी क्या होगा ये तुझे खुद भी नहीं पता। तू आज के बाद से इस दिन के लिए रिग्रेट करेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग आज बहुत अच्छे तरीके से रेडी होकर अपने क्लासरूम के अंदर आकर बैठ गया है। अचानक उसके सामने दो लड़के आ गए। वो कह उठा, ओइंग यहाँ पर बैठे क्यों हो? अंकल आने वाला है, जाओ उसके लिए जाकर टिफिन लेकर आओ। ओइंग कुछ नहीं कर रहा। अभी हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। अंकाई अभी कैंटीन में बैठा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। अंकाई जब से इस कॉलेज में आया है वो इन तब से उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा है, बस उसको थोड़ा सा प्यार पाने के लिए वो उसके ऊपर हर वक्त पैसा लुटाता है। वो ना चाहते हुए भी उसको हर महीने में 1 लाख से 2 लाख इवन दे देता है। पर कल 14 फरवरी के बाद ओइंग ने अपना पूरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। अंकाई को ऐसा लगता था ओइंग को जितना ज़्यादा इग्नोर करेगा ओइंग उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करेगा। वैसे वो ये मानता है असल में उसका सच्चा प्यार रोज़ है, पर क्या सच में है? अंकाई के पास इस वक्त कुछ नहीं है। वो ओइंग से प्यार करता है या नहीं ये बात कहना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा ये बात कहना उतना ही आसान है कि अंकाई अपने ईगो से प्यार करता है, अपने सेटिस्फेक्शन से। उसका ईगो ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ओइंग कैंटीन में आ गया, उसके हाथ में खाना था। वो चुपचाप पास के टेबल पे बैठकर खाना खा रहा है। अंकाई रोज उसके सामने आ गया। ओइंग को देखकर कह उठा, ओइंग तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाया? ओइंग कह उठा, खाना? मैं? वो भी तेरे लिए? किस लिए लाऊं? हाँ, मैं कौन हूँ तेरा? क्या तेरा नौकर हूँ? अंकाई कह उठा, देखो ओइंग ये सब ना इतना सीरियस बात नहीं, पर ठीक है अगर तुम इस वक्त मेरे सामने माफ़ी मांगो तो मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। ओइंग कह उठा, देख मैंने तुझे कहा था कल तेरे पास लास्ट चांस था, अगर तू कल मुझे हाँ कह देता तो चल जाता, पर अब मेरी शादी तय हो चुकी है लैन फैमिली में। सुना है उनका इकलौता बेटा लैनजन जो कुछ दिन बाद घर आने वाला है और मेरी उसके साथ शादी है, तो चुपचाप तेरे औकात में रहे, बिल्कुल भी मेरे काम में टांग मत अड़ा। अगर मेरे काम में तूने ज़्यादा भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तेरा क्या हालत कर सकता हूँ तो ज़िंदगी में नहीं सोच सकता। अंकाई कह उठा, ओइंग मुझसे मजाक मत करो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओइंग कह उठा, हमारी फैमिली बुद्धा को मानती है, हम लोग ना तो झूठ बोलते हैं ना तो झूठ फैलाते हैं, इसलिए जितना हो सके दूर रहो। रोज़ ओइंग के पास आकर कह उठा, ओइंग ये मेरी गलती है, मैं तुम लोगों के बीच बाहर का इंसान नहीं बनना चाहता। ओइंग कह उठा, तो इतना नौटंकी क्यों करता है? बात बात पे तो खुद को कमज़ोर दिखाता है कि तेरा खुद का औकात नहीं है कुछ खरीदने का, या फिर दूसरों के मर्द को सीड्यूस कर कर अपना जिस्म बेच कर तो सब कुछ करता है। अभी अंकाई गुस्से में आकर ओइंग के ऊपर हाथ उठाने वाला है। ओइंग उसका हाथ पकड़ लिया। रोज़ कुछ कहने वाला है ओइंग को। ओइंग ने बहुत ही जोर से एक थप्पड़ रोज़ के मुंह पे मार दिया और कह उठा, आइंदा से अगर मेरे सामने आने की कोशिश किया तो मैं तुम लोगों का क्या हालत कर सकता हूँ तुम लोग सोच नहीं सकते। ओइंग मन ही मन कह रहा है, ये दोनों बहुत अच्छे प्रेमी है ना, इन दोनों को पूरी ज़िंदगी के लिए मैं मिला दूंगा, फिर देखूंगा इन लोगों का क्या हालत होता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी इस वक्त अपने घर पर बैठा हुआ है। उसके डैड क्या ही उठे, सुनो मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम्हें शादी करना होगा। वांग जी कह उठा, पर डैड मुझे ना शादी नहीं करना था। उसके डैड जोर से चीख कर कह उठा, तो क्या पूरी ज़िंदगी भर तू ऐसे कुंवारा रहेगा? तेरे मरने के बाद हमारी फैमिली के ऐसे ही पानी में बह जाएगा?
हाँ, तो उस सूजी के पीछे कितना दिन तक पड़ा था, उसने तो तुझे भाव भी नहीं दिया। वांग जी कह उठा, मैं चाहता था उससे मेरा सच्चा प्यार हो, पर उसे मुझे नहीं, उसे पैसे से प्यार है। उसके पास पहले से ही दूसरा बॉयफ्रेंड है। मैंने सोचा था और जब मुझे एक्सेप्ट करेगा फिर जाकर मैं बताऊंगा मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर उससे पहले ही तो उसने मुझे ठुकरा दिया। उसके डैड कह उठे, सुन वांग जी, मैं तुझे एक बात कहता हूँ, ये सब प्यार ब्यार कुछ नहीं होता। चुपचाप शादी कर ले, अगर प्यार हुआ तो ठीक है, और अगर प्यार नहीं हुआ तो सोकर 2-3 बच्चे पैदा कर लेना, ताकि आगे जाकर फ्यूचर बढ़ सके। ये सब प्यार ब्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। मैं भी कोई प्यार ब्यार के चक्कर में नहीं पड़ा। देखना, फिर भी तेरी मॉम से मैंने शादी कर लिया, ना तो तेरी मॉम ने किसी से प्यार किया। वांग जी कह उठा, पर आप दोनों का तो बिजनेस मैरिज हुआ था। डैड कहता, तू क्या हुआ? बिजनेस मैरिज भी मैरिज होता है क्या? बिजनेस मैरिज और लव मैरिज में कौन सा फ़र्क है? वांग जी कह उठा, पर मुझे मुझे किसी से प्यार करना है। उसके डैड कह उठा, ठीक है चल, तुझे एक मौका देता हूँ, तू विंग को जानने की कोशिश कर, देखना तुझे विंग से प्यार हो जाएगा। ठीक है, पहले शादी कर ले, फिर दोस्ती कर, फिर प्यार कर, पर पहले शादी करना होगा। वांग जी कह उठा, ठीक है, मैं सोच कर देखूंगा। हम देखते हैं ओइंग की ओर। ओइंग इस वक्त कॉलेज में, वो अपने क्लासरूम में चुपचाप अपनी नोटबुक को लिख रहा है। वांग काई उसके सामने आकर खुद का नोटबुक देकर कह उठा, इसको ठीक कर देना। ओइंग ने नोटबुक को दूर फेंक कर कहा, तुझे क्या लगता है मुझे देखकर मैं तेरा नौकर हूँ? वांग काई कह उठा, ओइंग, अपनी अकड़ तू किसको दिखा रहा है? मुझे? तुझे पता है, अगर तूने दोबारा ऐसे अकड़ दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने सोचा था तुझे एक मौका दूंगा। वहीं गुस्से में कर कह उठा, तू कौन होता है मुझे मौका देने वाला? मैं कह रहा हूँ ना, निकल। तू बार बार मेरे सामने आता है, मुझे तंग करता है, और मुझे ही तू लास्ट में विलेन बनाना चाहता है। वांग काई कह उठा, देख, मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा था, सोच रहा था तुझे एक मौका दूंगा। वो कहता, मैंने कब मांगा तुझसे मौका? मैंने कहा एक बार भी तुझे बोला कि तू मुझे मौका दे? अब ठीक है चल, मैंने तुझे आज तक जो जो चीज़ दिया है वापस कर, मुझे वापस कर सकता है? अंकल ना कुछ नहीं कह रहा, आखिर वो क्या कहे। वो इन्होंने जो जो चीज़ अंकल को गिफ्ट में दिया था, अंकल वो हर एक चीज़ रोस्ट को गिफ्ट में दे देता था। अंकल चुप है। वो उसके सामने कर कह उठा, तुझे सच्चा प्यार का बहुत शौक है ना? मैं तुझे ऐसा सच्चा प्यार दिलाऊंगा तो ज़िंदगी भर रोएगा, याद रखना। पर आइंदा से मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, और इससे बाद अगर तूने मुझे कुछ भी करने की कोशिश किया तो मैं तेरा वो हालत करूंगा जो तू ज़िंदगी में सोच नहीं सकता। वहाँ कहीं वहाँ से चला गया। वो इस वक्त सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। अचानक उसके सामने रोज़ आ गया। वो कह उठा, मेरे सामने से हटो, मुझे इस वक्त बहुत काम है, बेखारी बेकार मुझे परेशान मत करो। रोज़ वहीं पर देख कर कह उठा, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ, बस तुम्हें लास्ट बार कहने आया हूँ, तुम मुझे 1 लाख युआन दे दो, मैं अंकल को छोड़कर बहुत दूर दूर चला जाऊँगा। वहीं कह उठा, तो फिर मैं तुम्हें युआन क्यों दूँ? मुझे कौन सी ऐसी हिम्मत आ गई है कि मुझे तुम्हें युआन देना होगा? रोज़ कह उठा, अच्छा तो तुम मुझे नहीं दोगे? तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? वो कह उठा, क्या करोगे तुम? रोज़ कह उठा, मैं उसे इतना परेशान करूँगा, उसे पढ़ने नहीं दूंगा, देखना उसका लाइफ मैं बर्बाद कर दूंगा। वो कह उठा, तो बहुत अच्छी बात है, कर दो ना, मैंने तुम्हें मना कब किया है? उसकी ज़िंदगी तुम पूरा बर्बाद करके एकदम बिगाड़ दो, ये सबसे अच्छा होगा उसके लिए। पर यहाँ से अभी हटो, मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, मुझे अब नहीं चाहिए। जो चीज़ मैंने एक बार छोड़ दिया है उसे मैं ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। रोज़ ने एक चीज़ नोटिस किया, पास से ओंकाई जा रहा है। रोज़ तुरंत चीख कर कह उठा, वही मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से सच में चला जाऊंगा, मैं तीसरा आदमी नहीं बनना चाहता,
तुम अंकल से इतना प्यार करते हो, ठीक है मैं चला जाऊँगा, बस मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं अपने मॉम का इलाज करवाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा प्लीज़ वेन। वहाँ पर अंकल आ रहा है। अभी रोज ने उनका हाथ पकड़ के दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर गए। दोनों को ही छोटा मोटा चोट लगा। तब वांकाई जोर से नीचे आया, नीचे कर तुरंत रोज को उठाया। ओइंग खुद ही वहाँ से उठ गया। तब हम देखते हैं वांकाई वो गुस्से में कर ओइंग के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारा और कह उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रोज को फिर से परेशान कर रहे हो। ओइंग कह उठा, मैंने उसे परेशान नहीं किया, वो खुद आकर मेरे सामने भीख मांग रहा था कि उसे मैं 1,00,000 युआन दे दूं तो फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। ओंकाई कह उठा, मुझे पता है तुम मुझसे मेरे सच्चे प्यार को छीनने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ ऐसा तुम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और तुमने अभी जो किया है वही मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे मारने की कोशिश किया। वही अंकल के सामने आकर कह उठा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसने खुद आकर मेरे सामने भीख मांग रहा था और फिर खुद मेरा हाथ पकड़ के गिर गया और तूने मुझे थप्पड़ मारा। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओइंग जिसके आंखों में इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा था, एक खूंखार शेर की तरह ओइंग लग रहा था। ओइंग ने तुरंत अपनी पैंट से बेल्ट को बाहर निकाला और उस बेल्ट को चाबुक की तरह ओंकाई के ऊपर मार रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा ओइंग एक ओमेगा है और ओंकाई एक अल्फा है। ओइंग के अंदर जितना ताकत था वो बार बार उससे ओंकाई को मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है। कोई भी पर्सन अभी रोक नहीं सकता। उसके सामने जब रोज आ गया, ओइंग ने रोज के ऊपर भी 3-4 उस बेल्ट से मार दिया। देखते हैं बहुत टाइम बाद का सीन। ओइंग उस बेल्ट को पहन रहा है और कह उठा, आइंदा से अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश किया, मैं तेरा वो हालत करूँगा जो तू जिंदगी में नहीं सोच सकता। ओंकाई नीचे बैठा हुआ है। उसका ईगो, उसका अल्फानेस उसे ये बार बार रोक रहा है कि तू एक अल्फा होकर एक ओमेगा के सामने क्यों भीख मांगेगा। ओइंग वहाँ से चला गया। ओंजी कहता, ओइंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने सबके सामने मुझे ऐसे बेल्ट से मारा, सिर्फ तेरा पैसों का घमंड है। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं ओइंग घर पर है। अभी उसके सामने मैडम यू आ गया। मैडम यू कह उठा, क्या हुआ, आज कॉलेज से आने में इतना लेट हो गया। ओइंग कह उठा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैडम यू कह उठा, ओइंग तुझे पता है ना, तेरी शादी डैडी ने फिक्स किया है लैन फैमिली के इकलौते बेटे लैनजन के साथ। ओइंग कह उठा, पता है, बिजनेस मैरिज। आप दोनों का कंपनी को सही करना है ना, ताकि मैं भी आगे जाकर आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैडम कह उठे, ओइंग ऐसी बात मत करो, अरेंज मैरिज है, बाद में लव मैरिज हो जाएगा। तुम्हारे डैड और मेरा भी तो अरेंज मैरिज हुआ था, पर देखो ना हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, अगर प्यार नहीं करते तो तेरा बड़ा भाई, तेरे सिस्टर में तो ये सब कहाँ से आते हैं। ओइंग कह उठा, आप ना आपकी बकवास बंद करके रखिए, मुझे पता है आपकी फैमिली में भी ना बिजनेस मैरिज ही हुआ था। आप इसलिए उस अंगी से मेरा बिजनेस शादी करवाना चाहते हैं ताकि मैं दोनों कंपनी को संभाल सकूं, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट आए। मैडम कह उठा, ओइंग ऐसी बात मत सोचो, पर तुमने शादी को लेकर क्या सोचा। ओइंग कह उठा, कुछ नहीं, आपको जो सही लगे। मैं ना किसी से प्यार करता हूँ ना किसी से कर पाऊँगा। अगर 2-4 बच्चे पैदा करना हो तो सो जाऊँगा उसके साथ, और अगर नहीं करना हो तो नहीं करूँगा। और ये सब प्यार अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में एक बार किसी से प्यार करने की कोशिश किया, पर उसने मेरे साथ जो किया, अब मुझे प्यार से नफरत है, कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैडम कह उठा, पर कल ओंगजी आने वाला है, वो कुछ दिन तो उससे मुलाकात करना चाहता है। पहले तुम दोनों रजिस्ट्री कर लो, फिर जाकर ऑफिशियल मैरिज करना। वो इनका उठा, सोच के देखूंगा, पहले कल उससे मिल तो नहीं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओंगजी आज यहाँ पर आया है।
ओइंग होंग जी दोनों आमने सामने बैठे हैं। ओंग जी थोड़ा डरा सहमा हुआ सा है और ओइंग ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो कितना बड़ा राक्षस हो। बहुत टाइम दोनों फैमिली बात कर रहा है। ओइंग मन ही मन कह रहा है कब कब इन लोगों को बात करना होगा। इतना बकवास कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं कम और अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। शादी के बाद ये बिजनेस वो बिजनेस, ये डील वो डील, इससे अच्छा डायरेक्ट कह देते ऐसा कुछ नहीं, बेकार ही बेकार। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का टाइम। मैडम यूं कह उठा, मिस्टर लैन आपको नहीं लगता ओंग जी और ओइंग दोनों को पर्सनली रूम में थोड़ी देर के लिए बात करना चाहिए? मैडम लैन कह उठा, हाँ आप सही कह रहे हैं, हम लोग इतनी देर तक बात कर रहे हैं, दोनों बच्चों को भी थोड़ा बात कर देना चाहिए। आखिर आजकल का ज़माना हो गया है, ये हमारा ज़माना थोड़ी है कि हम लोगों का डैडी ने जिसके साथ शादी फिक्स करवाया है उसके साथ हमने शादी कर लिया हो। उनका बेटा, हाँ तभी तो देख रहा हूँ आप लोगों की इतनी अकड़ है। अच्छा हुआ लव मैरिज नहीं किया, अरेंज मैरिज किया तब इतना अकड़, और अगर लव मैरिज करते फिर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। वो इमाम जी चुपचाप एक रूम में चला गया। ओइंग चुपचाप पास में बैठ गया। ओंग जी को देखकर कहा, बोलो क्या तुम्हें क्या शादी से कोई एतराज़ है? ओंग जी कह उठा, नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे डैड ने शादी फिक्स किया है तो मैं क्या कहूँ, पर मैं तुम्हें भी कहता हूँ अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम शादी को तोड़ सकते हो। देखो मैं किसी से ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ जिससे मेरी शादी हो वो मुझे सच्चा प्यार करे। कह उठा, हाँ मुझे मंजूर है, पर सुनो हम लोग पहले दोस्त की तरह रहेंगे। अगर मुझे तुमसे प्यार हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ, अगर फैमिली वालों ने कहा कि बच्चे पैदा करने, फिर हम 2-3 बरस हो ही सकते हैं। और मुझे कहता, कौन सी बात कर रहे हैं तुम ये सब, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। वो इनका बेटा, मिस्टर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी और मेरी शादी कैसे ही हो रही है? बिल्कुल नहीं, दोनों फैमिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर फिर भी चलो दोस्त तो हम बने ही रह सकते हैं। और मुझे कहा था बने रह सकते हैं। मैं कहा था कल तुम्हारा और मेरा कोर्ट मैरिज है, हम दोनों जाकर सर्टिफिकेट ले आएंगे और फिर तुम मेरे कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है? तुम्हारा कॉलेज तो दूसरी ओर है। वैसे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? और मुझे कहा था मेरा ब्रेकअप ही नहीं हुआ, मैंने तुझसे बस प्रपोज किया था, पर उसने तो मेरा प्रपोज एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो हंसकर क्या उठा, तो बता ना क्या क्या किया था तूने? और जी क्या उठा, मैं ना जब कॉलेज में गया था वहाँ पर सोजी नाम का एक लड़की को देखा था। वो ओमेगा बहुत सुंदर था, उसके प्यार में मैं गिर गया था। फिर मैंने उसके बहुत मदद किया, वो खुद मेरे साथ आकर बात करता था और फिर मैं उसका होमवर्क कर देता था, सब कुछ कर देता था। मैंने कभी बताया नहीं कि मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मुझे लगा इसकी मदद से मैं सच्चा प्यार पा सकता हूँ। और फिर 14 फरवरी के दिन मैंने जब उसे प्रपोज किया, उसने सबके सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो जोर जोर से हंस कर के देखा, तूने एक काम किया, मैंने एक काम किया। तूने पैसों की मदद के बिना प्यार पाने की कोशिश किया और मैंने पैसों को लेकर प्यार पाने की कोशिश किया, पर तुम भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया। मैं तो उस औंकाई से बहुत बहुत प्यार करने की कोशिश किया, उसे मैं मेरे सारे पैसे देकर हर कुछ लुटाता था उसके पीछे, पर उसने नहीं समझा। इसका मतलब सच्चा प्यार अगर कोई आपसे करे ना तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप बिना पैसों के भी सच्चा प्यार पा सकते हैं और पैसों के भी। तो ठीक है चल, कल से तुम मेरे कॉलेज में पढ़ोगे, बस और कोई बात नहीं। वो ओंग जी दोनों बाहर निकल गए। ओंग जी धीरे धीरे शांत तरीके से आ रहा था और वो उछलते उछलते आ रहा था। चलो आखिरकार किसी से उसकी शादी तो होने वाली है, प्यार ना हो दोस्ती तो हो सकता है। अभी मैडम लैन कह उठा, क्या सोचे तुम दोनों ने? वो इनका उठा, कुछ नहीं, मुझे शादी में कोई एतराज़ नहीं, शादी मंजूर है और ओंग जी इसे भी मंजूर है। क्या तुम क्या कहते हो? ओंग जी कहता, मुझे भी कोई मंजूर नहीं, पर डैड
मैंने एक बात कहना था। मैं उनके कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। कल जाकर हम दोनों सर्टिफिकेट ले लेंगे, फिर हमारा कॉलेज कंप्लीट होने दो, फिर मैं उनके साथ ऑफिशियली सबके सामने शादी करूँगा, ठीक है? फिर हम लोग कंपनी को संभालेंगे दोनों मिलकर। मिस्टर लैन कहता, सच में? तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? जी कहता, कोई एतराज़ नहीं। विंग कहता, तो फिर ठीक है, अभी चलो। जी कहता, किधर? विंग कहता, अभी तो तूने कहा कि तू मेरा दोस्त है, तो जब तू मेरा दोस्त है तो मैं क्या क्या करता हूँ तुझे सब कुछ झेलना होगा। एक कल विंग सबके सामने जी का हाथ पकड़ के उसे खींचते खींचते गार्डन में ले आया। जी को देख कर कहता, चलो इस पेड़ पर चलो, मुझे फल तोड़ कर दो, आज से तुम मेरे दोस्त हो। जी कहता, सच में? तुम्हारे आज से दोस्त? विंग कहता, आज से दोस्त, एकदम पक्का फ्रेंड, पिंकी प्रॉमिस। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। आज विंग कॉलेज पे आया है। विंग के पीछे पीछे ये कौन सा लड़का चल रहा है, इतना ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है और एक पैंट पहना हुआ है। इतना ज़्यादा हैंडसम अल्फा कौन हो सकता है? क्या विंग ने इस फेम बॉय को पैसे से खरीदा या कोई और है? विंग का रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं लग रहा। विंग का तो एक सिर्फ ब्रदर है, पर ये तो वो नहीं है। तो ये है कौन? विंग धीरे धीरे चल रहा है। अभी दूर से ओंकाई रोज उस चीज़ को देख रहा है। रोज क्या उठा देखा, उस विंग ने तुम्हें जेलस करवाने के लिए कहाँ से एक दूसरा लड़का ढूंढ कर लाया है। अभी ओंकाई वो गुस्से में आ गया। वो इसलिए गुस्से में नहीं आया कि वो विंग से प्यार करता है, बल्कि उसका ईगो, उसका सेटिस्फेक्शन, क्योंकि विंग उसके पीछे घूमता था, उसके पीछे पागल था। ये उसको अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन देता था, एक सेटिस्फाई देता था कि विंग इतना अमीर होने के बाद भी उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमता था और जो भी कहता था, उठता था, बैठता था, उसके पीछे सब कुछ लुटाता था। तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्यार है, ये बिल्कुल भी प्यार नहीं, ये ओंकाई का एक ईगो है। कोई भी पर्सन वो मेरे पीछे घूमता हो, मैं उसके लिए अहमियत हूँ, अचानक वो मुझे छोड़ दे, तो ये उसकी ईगो पर डायरेक्ट हार्ट करना होता है। और विंग ने ठीक वही काम किया। ओंग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। पास में जितने भी सारे लोग खड़े हैं उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद ओंग जी जेलस है, वो विंग से प्यार करता है। पर ओंकाई असल में कोई प्यार नहीं करता। तो यही है ओंकाई का ईगो ही असल में सब कुछ है। ओंकाई विंग के सामने आ गया और कह उठा, तुमने अच्छा नाटक रचा है विंग, तुम्हें मेरा अटेंशन नहीं मिल रहा तो तुमने एक दूसरे बॉय को ला लिया। तुम्हें लगता है ये अल्फा, ये तुमसे प्यार करेगा? विंग कह उठा, पहली बात, मैं मेरी ज़िंदगी में क्या करूं इससे तुझे कोई लेना देना नहीं, और दूसरी बात, तो मेरे सामने कैसे आ सकता है? मैं जो भी करूं मेरा पर्सनल लाइफ है, तो तुझे क्या? ओंकाई कहे उठा, देखो विंग, तुम्हें लग रहा है ना ये तुझसे प्यार करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। विंग कहे उठा, तुझसे तो अच्छा है जो एक तरफ मैं जो भी चीज़ करता हूँ उसका तुम लाभ उठाते हो, उसका फ़ायदा लेते हो, और दूसरी ओर मेरे प्यार को तुम तोड़ मरोड़ के कुचल देते हो सबके सामने। एक तरफ तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, मेरा सब कुछ चाहिए, और दूसरी ओर तुम इस चीज़ का लाभ उठाकर मेरे प्यार को ही कुचलते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा? या मेरे पास कुछ नहीं है, अब हटो यहाँ से, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ओंकाई धीरे धीरे ओंग जी के पास आकर कह बैठा, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, वो मेरे पीछे हर कुछ लुटा सकता है, तुम्हें नहीं। विंग ने ओंग जी का हाथ खींचते खींचते क्लासरूम के अंदर ले आया। सभी लोग इस वक्त क्लास कर रहे हैं। ओंग जी और विंग पास में ही बैठे हैं। वहाँ पर टीचर आ गया। टीचर ओंग जी को देखकर कह उठा, तुम शायद नए होगे, मुझे आज प्रिंसिपल बताया ना कि मिस्टर लैन के इकलौते बेटे यहाँ पर भर्ती होने वाले हैं, पर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो ओंग जी? क्या मैं जान सकता हूँ?
वैसे मैं बुरी तरीके से नहीं पूछ रहा था, अपने डैड को मत बताना, बस सैर हूँ, ऐसे ही दोस्त की तरह। जी कहता नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी शादी वो इनसे फिक्स हो गया है। उसके डैड और मेरे डैड दोनों ने बचपन में ही हम दोनों की शादी को फिक्स करके रखा था, वो इसीलिए ही। और उसके डैड, मेरे डैड भी चाहते हैं मैं यहाँ पर पढूँ इसलिए। अभी सर कह उठा, ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। 2 कंपनी सबसे बड़े जो हमारे कॉलेज में डोनेशन देते हैं, उनके 2 बेटे यहाँ पर पढ़ रहे, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तुम बैठो। और उइंग के साथ तो तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, तुम्हें तो पता है। उइंग हमारे कॉलेज का टॉपर है, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम उइंग से ले लेना, ठीक है। हम लोग देखते हैं तब टिफ़िन टाइम आ गया। वो इन कैंटीन में जाकर फिर से खाना लेकर वहाँ से चल रहा है। अंकल के पास उसके दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त कह उठा, देखा उस विंग की कितनी हिम्मत, वो तुझे सिर्फ जेलस करवाने के लिए एक दूसरे लड़के को अपने पास ले आया, दूसरे अल्फा को। उसे लगता है इस तरीके से वो तेरा अटेंशन ले सकता है। देखा कितना कितना ज़्यादा बुरी नीयत रखता है इसके अंदर। अंकल गुस्से से होकर उठ पर ओइंग के सामने आ गया। ओइंग को देखकर कहता, ओइंग मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस अल्फा को दूर फेंको, तुम मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो। अभी ओइंग कहता, मैं भला तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाऊंगा, और तुम होते कौन हो, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इससे तुम्हें क्या। ओंकाई कह उठा, ओइंग तुम्हें लगता है कि तुम इससे मेरा प्यार जीत पाओगे, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे इससे और भी ज़्यादा नफरत करूँगा। ओइंग कह उठा, तो करो ना, मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, तुम मुझसे नफरत ही करते रहो क्योंकि तुम इसके लायक हो। और हटो, मुझे अभी मेरे लहनसन के पास जाना है, उसे मुझे खाना देना है। अभी ओंकाई कह उठा, ओइंग मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अभी भी तुमने इसी वक्त मेरे सामने अभी हाथ जोड़कर नीचे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लिया, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये 2-3 दिन में जो भी कुछ हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं याद ही नहीं रखूंगा कि कुछ हुआ है। ओइंग अंकल के साइड से चला गया। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, इसका ना दिमाग खराब हो गया है क्योंकि ये प्यार सिर्फ खुद से करता है, खुद के ईगो से। पर इसे ना और ऊपर उठने दो, ये जितना ऊपर उठेगा उतना ही झटांग से ये नीचे गिरेगा, इसे वही होना चाहिए। ओइंग ओंगजी के पास बैठ गया। ओइंग ने ओंगजी को खाना देकर कहा, लो खाओ। ओंगजी खाना खा रहा है। दोनों बहुत अच्छे तरीके से हंस के बात कर रहे हैं और दूर में ओंकाई खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इसलिए नहीं कि वो ओइंग से प्यार करता है, बल्कि वो ओइंग का अटेंशन पाना चाहता है। ओइंग उसके पीछे घूमे, उसके लिए पागल हो, ये उसे उस चीज़ चाहिए। एक तरफ वो ओइंग का पैसा चाहता है, दूसरी तरफ वो रोज़ को भी चाहता है। यही है उसका दूसरापन, यही है उसका 2 तरीके का रूप। हम लोग देखते हैं शाम का सीन। अभी ओंगजी ओइंग दोनों मार्केट में घूम रहे हैं। ओइंग कह उठा, तो कैसा लगता है तुम्हें ये मार्केट? ओंगजी कह उठा, अच्छा लगता है, कैसा लगेगा, मैं तो ज़्यादातर मार्केट में आता भी नहीं हूँ, डैडी सब कुछ शॉपिंग मॉल से लाते हैं, पर तुमने मुझे मार्केट क्यों लाया? ओइंग कह उठा, इसलिए क्योंकि मुझे घूमना था। पर तुम ऐसे क्यों बात करते हो, मैंने तो कहा कि हम दोनों दोस्त थे, ऐसे ऐसे मत बात किया करो, एक दोस्त के साथ तुम कैसे बात करते हो? अभी ओंगजी थोड़ा हिचकिचाकर कह उठा, कि हम लोग दोस्त के साथ शराब पी सकते हैं? ओइंग के चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। ओइंग ओंगजी को देखकर कह उठा, पागल आदमी कहीं के, तो एक दिन से किसके लिए तो वेट कर रहा था, कल रात ही मुझे बता सकता था। मैंने तो हाय रे, मैंने तो इतना अच्छा इंसान बनने के चक्कर में कल रात पिया, नहीं तो अभी चलो। ओंगजी हैरान हो गया। ओंगजी कह उठा, तुम शराब पीते हो एक ओमेगा होकर? अभी ओइंग कहता, तो क्या हुआ, ओमेगा लोग शराब नहीं पी सकते? ओंगजी कह उठा, नहीं पी सकते, पर मैंने सुना नहीं है कि ओमेगा इतना शराबी जैसा हो सकता है। अभी ओइंग कह उठा, तुम चलो तो सही, तुमने जब बताई आए फिर तो मुझे पीना ही होगा,
कल पूरा दिन नहीं पिया, एक पैक तो लूँगा ही, और वैसे भी ब्रेकअप हो चुका है, इसके लिए एक पैक लेना होगा, शादी होने वाला है, इसके लिए पैक देना होगा, तुम्हारी तरह एक अच्छा दोस्त मिला है, इसके लिए एक पैक लेना होगा, चलो चलो चलो। वांग जी और उइंग दोनों अभी एक बार के ऊपर आ गए। उइंग शराब से शराब पीते ही जा रहा है। वांग जी को ये पूरी तरीके से समझ आ गया, उइंग जितना ज़्यादा बदमाश है, जितना ज़्यादा शैतान है, उससे भी ज़्यादा वो एक शराबी है। अभी उइंग पूरा टल्ली हो चुका है, वो इतना शराब पी चुका है, वो अभी पूरा टिलमिला कर उठा, वो अभी चल भी नहीं पा रहा। बार बार वांग जी और उइंग दोनों चल तो रहे हैं, पर उइंग ना जैसे नीचे गिर जा रहा है। उइंग शराब पीते पीते कह उठा, कितना ज़्यादा हैंडसम हो तुम, वैसे तुम्हारा सिक्स पैक है। वांग जी कह उठा, है, पर अभी घर चलो, देखो अभी घर चलो, फिर तुम्हें जो कुछ कहना है तुम वो कह लेना, घर चलो अभी। उइंग कह उठा, तुझे एक बात बताऊँ ना, मैं ना उस औंकाई से पहले प्यार करता था, पर अब ना मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। देखो ना, ये 2 दिन या 3 दिन नहीं हुआ, मुझे ना अब तुमसे प्यार हो रहा है, पर मुझे डर लगता है तू भी मुझे छोड़ तो नहीं देगा। मैंने ज़िंदगी में किसी को पहली बार इतना दिल से चाहा था, पर उसने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। क्या तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? अगर तूने ऐसा किया ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, मैं प्यार ही नहीं करूंगा तुझसे। हम दोनों की शादी हो जाए, हम लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे दोस्त बनकर रहेंगे, और दोस्ती में कुछ भी नहीं होता, दोस्ती में तो कभी इकट्ठी होती ही नहीं है। इससे अच्छा प्यार में करूँगा ही नहीं। अंग जी कहता, हाँ ठीक है, चलो चलो अब घर चलते हैं। उनका कहता, नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ घूमूंगा। इतना अच्छा एक लड़का मिला है, इतना अच्छा अल्फा हो तुम, तुम्हें तो थोड़ा मुझे देखना ही होगा। दिखाओ ना, कपड़े खोलो ना, मुझे एक बार तुम्हें टच करना है, प्लीज़ कपड़े खोलो ना। अंग जी अभी हिचकिचा रहा है। अभी हम देखते हैं पास से 2 पुलिस जा रहे हैं। उनको अंग जी और उइंग दोनों को ऐसे देखकर थोड़ा डाउट हुआ। दोनों को तुरंत उन लोगों ने कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले आए। थोड़ी देर में पता चला वांग जी और उइंग कौन है। दोनों के फादर वहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस कह उठे, सॉरी मिस्टर लैन, हमें पता नहीं था कि लैनजन आपको बेटा है, और सॉरी मिस्टर जियांग फेमियन, हमें ये भी पता नहीं था कि उइंग आपका ओमेगा बेटा है। हम दोनों को तो ऐसा लगा ये लोग कुछ और कर सकते हैं। मिस्टर लैन जोर से चीख कर कहता, आपको मेरे बेटे को देखकर क्या लगता है? क्या ये कोई चोर है या फिर डाकू है? पुलिस थोड़ा घबरा कर कह उठे, मिस्टर, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा था, पर आपके जो मतलब बेटे के साथ जिनकी शादी फिक्स हुआ है ओमेगा, वो थोड़ा ऐसा कर रहा था। मुझे लगा था शायद आपका बेटा कोई फेम बॉय होगा, पैसों के लिए सब काम करता है, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आइंदा से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और हमारे नाम पर प्लीज़ ऊपर शिकायत मत कीजिए। वांग जी कह उठा, डैड, इन लोगों को गलती हो गया, प्लीज़ कुछ मत कहिए। उनके डैड कह उठे, वांग जी ठीक है, मैं आज के लिए सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर इन लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। जियांग फेमियन कह उठे, ठीक है, मैं भी, बस तुम कह रहे हो इसलिए, पर आइंदा से अगर बिना वजह हम लोगों को ऐसे परेशानी झेलना पड़ा, मैं डायरेक्ट ऊपर में शिकायत करूँगा। और पुलिस कहता, नहीं मिस्टर लाल, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होंगे, हम पूरी जगह सब सही काम से करेंगे, आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं, आप लोग बेफिक्र रहिए। मिस्टर लैन और जियांग फेमियन दोनों ही उइंग वांग जी को अपने अपने घर ले गए। उइंग अपने घर में बहुत शांति से, बहुत सुकून से सोकर रखा है, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी मन की बात जो बता दी, वो बहुत सुकून में है। जब उइंग सुबह उठा, उसका शराब का नशा तब पूरी तरीके से टल गया था। उइंग को खुद रात की बातें याद आ रहा है, आखिर उसने ये सब क्या कहा? उसने वांग जी के बॉडी को देखना चाहा, छी, वो कितना ऐसा गंदा सोच सकता है। उसने तो सोचा था वो कभी वांग जी से प्यार ही नहीं करेगा, पर उसने ये सारी बात कहा, उसको खुद के ऊपर शर्म आ रहा है। उइंग धीरे धीरे नीचे आ गया। वहाँ पर उसके मॉम और उसके ब्रदर बैठे हुए थे।
अभी मैडम यू इनको देख कर कही था, अच्छा तो अब जाकर तेरा नींद टूटा। सुबह के पूरे 10 बज चुके हैं। कल रात सबको पागल कर दिया। तेरे डैड और मैं बस थोड़ा सा काम करके सोने ही वाले थे, तब पुलिस स्टेशन में कॉल आया। तूने बहुत बहुत हम लोगों को तंग किया। वही अपनी मॉम को देख कर कह उठा, मॉम ऐसे नहीं कहते, बस थोड़ा सा गलती हो गया था, इसलिए आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लव यू मम्मा, प्लीज़ गुस्सा मत करिए। मैडम कह उठा, हाँ तुझसे गुस्सा कर कर क्या ही मैं करूँ, चल आ बैठे यहाँ पर और चुपचाप अभी खाना खा लो और मुझे थोड़ा सा शांति से जीने दो। पागल कर दिया है तूने। वही चुपचाप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पास में जियान चैन बैठा हुआ है। जियान चैन विंग को देख कर कह उठा, तो क्या सोचा तूने? तेरी शादी कुछ दिन बाद होने वाली है, क्या सोचता है? विंग कह उठा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अभी हम देखते हैं कॉलेज का सीन। ओंग जी और ओइंग दोनों ही कॉलेज में आए हैं। आज कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। करीब कुछ दिन बाद कॉलेज में सब लोग ड्रॉप आउट करने वाले हैं। फिर सब लोग अपनी अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकलेंगे। तब दोपहर का सीन है। सारे लोग स्विमिंग पूल के पास है। ओइंग, ओंग जी, ओंग काई, रोज, हर कोई पर्सन वहीं पर है। हम लोग देखते हैं ओइंग को, वो केक खा रहा है। इनको केक खाना पसंद है। पहले ओंकाई को स्ट्रॉबेरी केक पसंद नहीं था, इसलिए ओइंग खुद इस चीज़ को अवॉइड करता था। पर अब प्यार जाए भाड़ में, हम जाए पहाड़ में, ओइंग खुद बैठकर स्ट्रॉबेरी केक खा रहा है। वैसे सच में स्ट्रॉबेरी केक बहुत ही मीठा होता है, कितना अच्छा है। उसने तो डिसाइड कर लिया आज घर जाते टाइम एक स्ट्रॉबेरी केक खरीद कर वो खुद ही खाएगा। अभी ओइंग के सामने रोज आ गया। रोज कह उठा, ओइंग क्या सोच रहे हो? तुम जितना भी कोशिश करो, तुम ओंकाई को जलस नहीं कर सकते। जब तक मैं ओंकाई के पास हूँ, तुम ओंकाई को कुछ नहीं कर सकते। ओंकाई तुम्हारे प्यार में गिरेगा ही नहीं। ओइंग कह उठा, तो मैं भी तो नहीं चाहता वो मेरे प्यार में गिरे। तुम्हें अगर ओंकाई इतना पसंद है तो तुम उसे खुद रख लो ना, मैं उसे लेकर क्या करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी रोज़ कह उठा, तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे ऐसे प्यार करेगा? तुम ये जो दूसरे लड़के को लेकर अपने साथ घूम रहे हो ना, इससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा हो रहा है। ओइंग रोज़ की ओर देखकर एक स्माइल कर कर कह उठा, रोज़ तुम्हें खुद भी नहीं पता, असल में ओंकाई ना तुझसे प्यार करता है ना मुझसे प्यार करता है। वो सिर्फ खुद से, अपने ईगो से, अपने सेटिस्फेक्शन से प्यार करता है। मैं उसके पीछे पागलों की तरह घूमता था, उसे हर एक चीज़ दिलाता था, उसके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार था। मैं उसके पीछे पैसे लुटाता था, सब कुछ करता था, तो उसे इसकी आदत पड़ चुकी है। तुम खुद ही सोच लो, तुम रोज़ अच्छा खाना खाते हो, एक दिन अगर तुम्हें बुरा खाना दिया जाए तो तुम उस अच्छे खाने को पसंद नहीं करोगे, बुरे खाने को। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अच्छा खाना पसंद है, बस तुम्हें उसका आदत पड़ चुका है। ओंकाई को भी ना ऐसी आदत पड़ चुकी है। उसे लगता है मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया, केयर किया, तो उसने ये आदत सोच लिया। और तुम लोग जिस जेलसी को देख रहे हो वो कोई प्यार नहीं है। हम लोग देखते हैं अचानक वहाँ पर ओंकाई आ रहा है। ओंकाई को ऐसा लग रहा है कि शायद ओंकाई मतलब ओइंग रोज़ को परेशान कर रहा है। रोज़ कह उठा, अगर तुम मुझे 1,00,000 युआन दे दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम खुद ही सोच कर देखो ओइंग। ओइंग कह उठा, तुम्हारे प्यार के साथ तुम ही रहो। अभी रोज़ गुस्से में कर ओइंग का हाथ झटक कर कह उठा, अगर तू चाहता क्या है, हाँ तू मुझे भी जीने नहीं देगा और खुद भी शांति से नहीं रहेगा। तू करना क्या चाहता है ओइंग? तू करना क्या चाहता है? इससे अच्छा है तू पानी में गिर जा, तू मर जा। ये कहकर रोज़ और ओइंग दोनों ही पानी में गिर गए। ओंकाई तुरंत पानी में छलांग लगाया और छलांग लगाकर रोज़ को पानी से ऊपर उठाया। ओइंग खुद तैरते तैरते नीचे आ गया। ओंग जी जब तक ओइंग के पास आने वाला था तब तक ओइंग खुद उठ गया। अभी ओंग जी ओइंग को कह उठा, ओइंग तुम ठीक तो हो ना? ओइंग कहता, मैं ठीक हूँ।
मैं इतना भी कमज़ोर नहीं, कोई मुझे पानी में धक्का दे दे तो तुम लोग हीरो सब लोग बैठे रहोगे मुझे पानी से उठाने के लिए और मैं तब तुम लोगों की गोदी में चढ़कर उठूँगा। मैं उतना भी कमज़ोर नहीं, मैं खुद उठ सकता हूँ। वहाँ पर ओंकाई आ गया। ओंकाई उइंग को देख कर कह उठा, उइंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने रोज़ को पानी में धक्का दिया? उइंग कह उठा, मैंने उसे पानी में धक्का दिया? उइंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, गुस्से के मारे उसने बहुत ही एक जोर से सलाब ओंकाई के मुंह पे मारा और फिर तुरंत रोज के सामने जाकर दोबारा रोज का बाल पकड़ के उसको तुरंत उस पानी के अंदर फेंक दिया और कह उठा, ले अब तुझे फेंक दिया, तुझे बहुत शौक था ना पानी के अंदर रहने का, अब पूरी जिंदगी के लिए तो पानी के अंदर रहे। उइंग ओंगजी के साथ फिर वहाँ से चला आया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उइंग और ओंगजी अब दोनों का शादी बहुत ही करीब आ चुका है। इन दोनों की शादी का अब देरी नहीं है, कल कॉलेज में ड्रॉप आउट होने वाला है सब लोगों का, फिर जाकर उइंग की शादी होने वाली है। आज कॉलेज का लास्ट दिन है। ओंगजी उसने ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन में ही किया था। ये कॉलेज उसने आया था सिर्फ उइंग के कहने पर। उसने एग्ज़ाम भी दूसरी ओर दे ही दिया था। यहाँ पर आकर उसने सिर्फ कुछ ही एग्ज़ाम दिया। ये 2-3 महीने ओंगजी और उइंग उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। उइंग ओंगजी इस वक्त ना एक पूरा पक्के दोस्त बन चुके हैं और उनका ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में हो रहा है। ओंगजी से ज़्यादा था एक सच्चा प्यार जिसमें कोई भी तरीके का नशा ना हो, कोई भी तरीके का ईगो ना हो, ऐसा ही प्यार हो रहा है। दूसरों को बाहर से देखकर लग सकता है ये एक अरेंज मैरिज है, एक बिजनेस मैरिज है, पर ओंगजी के लिए ये एक लव मैरिज है क्योंकि ओंगजी ने उइंग से पहले दोस्ती किया, फिर जाकर दोनों में प्यार हुआ और कुछ दिन बाद जाकर दोनों की शादी होने वाली है। ये ओंगजी के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। सभी लोग फ़ोटो खींचने वाले हैं। ओंगजी उइंग के पास आया, पास में ओंकाई खड़े हुआ था। उसे ना जाने क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उइंग उसे भाव नहीं देता, क्यों? आखिर उइंग के अंदर इतना अकड़ क्यों है? सब लोग जब वहाँ से बाहर जा रहे थे, ओंकाई उइंग के सामने आकर कह उठा, उइंग अब तुम देखना मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, तुम्हें मैं बताना भूल गया, 3 महीने पहले ही मुझे लैंड कॉरपोरेशन और दूसरे कॉरपोरेशन से भी बहुत सारी नौकरियों का इंटरव्यू आया था। मैंने उनको तब फिलहाल के लिए ना किया था। उन लोगों का मुझे तनख्वाह देने की बात कितना कर रहे थे पता है? महीने में 4 लाख युआन। मैं तो सोच लिया हूँ, मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अब मैं वहाँ पर जाकर अप्लाई करूँगा और एक बहुत बड़ा बिलियनियर CEO बन जाऊँगा। उइंग मनी मन मुस्कुरा रहा है। हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन। उइंग अपने डैड के पास बैठा हुआ है। अभी उइंग कह उठा, डैड मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर मेरी कंपनी ओंकाई को अगर कोई नौकरी देने की बात करे, ओंकाई शायद नहीं लेगा। आपके दोस्त मिस्टर लैन को कहिए ना कि उनके कॉरपोरेशन से ओंकाई के लिए कोई एक नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, या फिर वो लोग खुद ओंकाई के पास फ़ोन कर कहे उन्हें ओंकाई पसंद है। तो मैं चाहता हूँ वो खुद अपने पैरों पर उठे और उसे ऐसा ना लगे कि मैंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा कुछ डाला है, बोझ डाला है। डैड प्लीज़ मेरी एक मदद कर दीजिए ना, मैंने कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, प्लीज़ डैड मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मिस्टर लैन कैटर, ठीक है मैं सोच सकता हूँ। हम फ्लैशबैक यहीं पर एंड करते हैं। उइंग मुस्कुरा रहा था। उइंग को याद आया जिस दिन ही उइंग को ओंकाई से ऐसा बुरा बर्ताव मिला था, उसी दिन उइंग घर पे डैड को आकर कह उठा था, इसके बाद उसको पूरा ब्लैक लिस्ट कर दो। आपकी कंपनी, लैंड कंपनी और किसी भी कंपनी में उसे कोई नौकरी ना मिले, पूरी ज़िंदगी भर या तो रास्ते में भीख मांगते हुए रहे या फिर गांव में खेती बाड़ी करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे प्यार को ठुकराया, उसने मुझे सबके सामने उल्टा सीधा कहा।
वही कह रहा है ठीक है, तुम्हें अगर नौकरी का इतना शौक है तो कर लेना नौकरी। हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। अंकाई बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर अभी लैंड कॉरपोरेशन के सामने आ चुका है। अंकाई जब बाहर इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। उन सभी लोगों ने हाल ही में कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। हर लोगों का एक ही मकसद है, एक अच्छा नौकरी लेकर फिर अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिताना। वहाँ पर ऐसे ही कुछ पर्सन है। हम देखते हैं ओइंग लैंजन वहाँ पर पैदल चल कर आ रहा है। अचानक उसके सामने ओंकाई और रोज दोनों खड़े हो गए। ओंकाई कह उठा, ओइंग तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गए। ये तुम्हें आखिरी मौका है। अगर तुमने अभी भी मेरे सामने माफ़ी मांगा तो माफ़ कर सकता हूँ, पर इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने में मैं 2 दिन भी नहीं सोचूंगा। अभी ओंग जी कह उठा, अब तुम खुद के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में क्या। अभी ओंग जी के हाथों में कुछ पेपर था। ओंकाई गुस्से में ओंग जी के हाथों में उस पेपर को लिया। उस पेपर को फाड़ने ही वाला है, ओइंग ने ओंकाई के मुंह पे जोर से एक थप्पड़ मारा और उस पेपर को अपने हाथों में लेकर कहा, आइंदा से अपने हाथ में रहना, ज़्यादा उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरोगे। ओंकाई वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने ऐसे ओइंग के बारे में बुला भला कह रहा है। आप लोगों को पता है, ये इस ओमेगा को देख रहे हो ना, ये एक कॉलेज में मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा था, मेरे सच्चे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था और फिर ये दूसरे मर्द को सेड्यूस करके उनके साथ रात में सोता है। और अभी देख रहे हैं, जब इसको पता चला मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तब यहाँ पर भी मुंह उठाकर चला आया। ओइंग ने कुछ नहीं कहा, उन सब के सामने से वहाँ पर चले आए। वहाँ पर कुछ लोग ओंकाई के साइड थे, कुछ लोग चुप थे। अभी एक एक करके पर्सन अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, पर वो लोग कुछ नहीं कह रहे। शायद किसी का सिलेक्ट होगा, किसी का नहीं। हम देखते हैं ओंकाई, वो जैसे ही अंदर आया उसने उसके सामने ओइंग और ओंग जी दोनों को बैठा हुआ देखा। ओंकाई कहता, तुम दोनों इधर? ओइंग का बैठा, तो इधर नहीं तो किधर? तुम किस कंपनी में आए हो? थोड़ा ध्यान से तो देखो। अभी ओंकाई कहता, तुम दोनों कौन हो? और ओइंग, ये तो तुम्हारी कंपनी नहीं है। ओइंग कहता, ये मेरी कंपनी नहीं, मेरे ससुराल वालों की कंपनी है। ओ, तुम्हें तो बताना भूल गया, लैंड कॉरपोरेशन, मिस्टर लैन, उनका एकलौता बेटा लैन सैन, जिसका नाम वांग ईबो है, वो अभी मेरे पास बैठा हुआ है, जो इस कंपनी का नेक्स्ट ओनर है। ये पूरी कंपनी उसकी है, उसके जितने भी सारे शाखाएं हैं, इस सब का ओनर वो है। और फ्यूचर में ये दोनों कंपनी मिलकर फिर एक कंपनी हो जाएगा और हम दोनों के सामने बैठे हुए हैं, जो आगे जाकर इस कंपनी को संभालने वाले हैं। तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्ट होगा या नहीं। तो रास्ता उस साइड है, वहाँ से एकदम अच्छे लड़के की तरह बाहर निकल जाओ। ओंकाई इतना ज़्यादा गुस्सा गया, उसे लग नहीं रहा था, उसे बार बार यही लग रहा था उसके पास सारी काबिलियत थे, सब कुछ है, पर ओइंग अपने पैसों के घमंड में, अपने पैसों की मदद से ओंकाई को दबाना चाहता है। पर ओंकाई बिल्कुल भी ओइंग के सामने नहीं झुकेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो ओइंग के सामने नहीं झुकेगा, मतलब नहीं झुकेगा, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओंग जी इस वक्त एक शोरूम में है। वहाँ पर ओंग जी ओइंग अच्छे कपड़े ढूंढ रहे हैं। ओइंग कह उठा, बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब ओल्ड कल्चर वाले कपड़े नहीं पहन रहे। ओंग जी कहता, ओइंग देख, मान जाना प्लीज़ ओइंग मान जा, अगर एक दिन की तो बात है, वैसे ये बुरा क्या है, मैं भी तो पहनूंगा। वो कहता, नहीं लांजा, देख मुझे पसंद नहीं। अभी सब लोग मॉडर्न तरीके से पहनते हैं, शादी करते हैं, और मुझे ये ओल्ड वाले रिचुअल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओंग जी कहता, ओइंग प्लीज़ मान जाना, देख तेरे डैड
मेरे मॉम, तेरी मॉम, मेरी डैड, सब लोगों ने किया है। अब प्लीज़ रिंग मान जा, नहीं तो चल ठीक है, पहले तू और मैं हिस्टोरिकल कपड़े पहन के शादी करेंगे और फिर तुझे जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने ऐसे पहन लेना, ठीक है? पर प्लीज़ रिंग मना मत कर। रिंग कहता चलो दोस्ती के खातिर मैं तेरी हर बात मान लूँगा, वैसे तू मेरा पक्का दोस्त है, ठीक है? वांग जी कहता ठीक है। हम लोग देखते हैं ठीक उसी शोरूम के ही बाहर इस वक्त वांग और रोज़ खड़ा हुआ है। वांग कह उठा, रोज़ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। ओइंग ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे लगा था वो नौकरी मुझे मिल जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कंपनी असल में ओइंग की है। ओइंग ने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया था कि मैं उसके पैरों के नीचे गिड़गिड़ाता रहूं। पर मैं तो तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत जल्दी एक अच्छा नौकरी ढूंढ लूँगा और फिर हम दोनों बहुत बहुत खुश रहेंगे। अभी रोज़ कह उठा, तो हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? ओंकार कह उठा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन दोनों की शादी परसों है ना, मैं भी उसी दिन तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन लोगों को दिखा देना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। रोज़ अपने मन ही मन कह रहा है, इससे मुझे पीछा छुड़ाना ही होगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इसके साथ फंसे रहूँगा। रोज़ कह उठा, पर तुम्हें एक बात बताना था। हमारी फैमिली में एक रिचुअल्स है, दहेज के लिए पूरे 5 लाख तुम्हें देना होगा डाउरी में, और साथ में बहुत सारे गिफ्ट। अंकल कह उठा, पर मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ 7 लाख रुपए है, 7 लाख युआन, और डाउरी में तुम्हें 5 लाख चाहिए, तो 2 लाख से शादी तो हो जाएगा, पर फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? अभी रोज़ कह उठा, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर से भी तो डाउरी आएगा, तुम 5 लाख दे देना और फिर बाद में मैं मॉम से कहकर वो ले आऊँगा। अंकल कह उठा, ठीक है, वही करूँगे। अभी वांग जैसे ही शोरूम के अंदर गया, वहाँ पर ओइंग और वांग जी को देखकर कह उठा, तुम लोग यहाँ पर भी चले आए सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे मुझे दिखाओगे और मैं तुम्हारे बहका में मैं आ जाऊँगा? अब देखना, मैं यहाँ पर का सबसे अच्छा एक महंगा पीस खरीदूँगा। अब वांग को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता, ये शोरूम खुद वांग जी का है। वो इनका ऐठा, ठीक है, तो खरीद के दिखाओ। अब एक कपड़ा सामने आ चुका है। अंकल कहे उठा, इसकी कीमत कितनी है? वो पर्सन कहे उठे, इसकी कीमत तो 50,000 युआन है। वो इनका ऐठा, तो मैं इसे 1 लाख से खरीदूंगा। अभी वो अंकल कहे उठा, अगर ये 1 लाख से खरीदे तो मैं इसे 2 लाख से खरीदूंगा। अभी ओइंग कुछ नहीं कहे उठा। तब तक ओइंग स्माइल कर रहा है। वो पर्सन कहे उठे, ठीक है, अगर आप इसे 2 लाख में खरीदना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अंकाई ने उसे खरीद लिया। अब अंकाई उसको ऐसा लग रहा है वो जीत गया। तभी अचानक एक पर्सन लैंजन और उनके सामने आकर वो कर कहे उठा, सर आप लोग यहाँ पर, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? आप लोग ये सारे कपड़े क्यों देख रहे हैं? अंकाई उनको देखकर कह उठा, आप इन लोगों कैसे झुक क्यों रहे हैं? और आप इस शोरूम के मैनेजर हैं ना? उस मैनेजर ने कह उठा, ये शोरूम तो मिस्टर लैन का है और उनका बेटा लैनजा ने तो यहाँ पर आया है। अंकल को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं हुआ, उनने उसके साथ कितना बड़ा गेम खेला, उसका पूरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया। अभी अंकल कहता, मुझे कपड़े नहीं रखना, मुझे कपड़े वापस करने हैं। अभी मैनेजर कहता, सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और उससे पहले हम हर ग्राहक को ये देखने की इजाज़त देते हैं और पूरी तरीके से कपड़े को चेक कर सकते हैं, अपने अंदर फिट कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। पर एक बार हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया तो हम उसे कभी भी वापस नहीं लेते। आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, पर आपका दिल रखिए हम वापस नहीं करेंगे, ये रूल्स है, वो बाहर लिखा हुआ है। आप चाहे 100 बार इस कपड़े को पहनिए, आप चाहे 100 बार चेक कर लीजिए, हर कुछ कर लीजिए, पर इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अंकल के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, इस ओमेगा ने उसको इतनी आसानी से टोपी पहना दिया और उसे पता भी नहीं चला। अंकल वहाँ से तिल मिलाते हुए बाहर निकल गया। वही बहुत ही जोर से हंस उठा और वांग जी को गले से हक करके कह उठा, देखा, उसे उसके जाल में ही फंसा दिया।
उसे ऐसा लग रहा था ना और मुझसे जीत जाएगा, पर देखा मैंने उसे उसके जाल में किस तरीके से फंसा कर रख दिया है। हम लोग देखते हैं परसों का दिन। आज ओंग जी और उइंग दोनों की शादी है। दोनों बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो रहे हैं। अभी दोनों शादी की स्टेज पर आ चुके हैं। पास में बुद्धा की मूर्ति और दया की देवी की मूर्ति रखी हुई है। एक मॉन्क दोनों के सामने आया। उइंग और ओंग जी पहले दोनों ने एक दूसरे को बो किया, फिर अर्थ और हेवन को बो करना शुरू किया। फिर बुद्धा की मूर्ति के सामने दोनों ने बो करके एक दूसरे को, फिर शराब का प्याला दूसरे को पिलाकर शादी को वहीं पर लॉक किया। वैसे अगर हिस्टोरिकल टाइम में देखा जाए तो कभी भी किस करना इसमें था नहीं। अगर हम देखें 90s की, तब भी किस कोई करता नहीं था, पर आज के टाइम पे ये एक पॉपुलर कल्चर बन चुका है। उइंग और ओंग जी दोनों ने एक दूसरे को किस करके आखिरकार उनकी शादी वहीं पर कंप्लीट की। अचानक वहाँ पर ओंग काई भागते भागते हुए आया। वो जोर से चीख करके उठा, उइंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो। ओंग काई के हाथ में एक लेटर था। उसने उस लेटर को उइंग के ऊपर फेंक के मारा। उइंग ने उसको अपने हाथों पे लिया। वो उसका लेटर था। वहाँ पर लिखा हुआ था, ओंग काई मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी और मेरी दोनों की दूरी बहुत दूर है। उइंग हमेशा हमेशा मुझे मैनिपुलेट करता है, मुझे हमेशा डराता है। मैं बहुत बहुत ही चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं, पर उइंग ने मुझे डराया है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो फिर वो मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं ये शादी छोड़कर भाग रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे रहना, उइंग के साथ तुम खुश रहना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओंग काई कह उठा, उइंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उइंग के चेहरे पर एक स्माइल था। उइंग ने कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है मैंने रोज को भागने में मदद किया है, या फिर मैंने तुम्हें उससे भगाया है? उइंग ने बहुत ही जोर से एक थप्पड़ ओंग काई के चेहरे पर मारकर कहा, अपनी आंखें खोलो, क्या तुम कुछ देख नहीं सकते, या तुम देखना नहीं चाहते? ठीक है। उइंग ने तब सबके सामने 2 सिक्योरिटी को बुलाया। वो दोनों एक लड़की को पकड़ कर ले आ रहे हैं और साथ में एक लड़के को भी। अभी उइंग ने उस लड़की के मुंह से कपड़े को हटाया। वो लड़की और कोई नहीं, रोज था। अभी उइंग कह उठा, रोज वैसे तुमने बहुत अच्छा प्लान किया। पहले तुम खुद भाग जाओगे इस के सारे पैसे लेकर, और फिर पूरा इंजाम मेरे ऊपर देगे। ओंग काई पूरी जिंदगी मुझे बद्दुआ देते रहेंगे और तुम पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहोगे। उइंग ने जोर से एक थप्पड़ रोज के मुंह पे मारा। अभी रोज को ओंग काई के सामने फेंक कर कहा, लो तुम्हारा दुल्हन, अब करो इससे तुम शादी। क्या हुआ ओंग काई, क्या सोच रहे हो? रोज मेरे पास कैसे आया? तो फिर सुनो तुम उसका प्लान। उसका प्लान था पहले डाउरी के नाम से तुम्हारा सारा पैसा लेना, और फिर तुम्हारे जितने भी प्रॉपर्टी थे सब कुछ अपने नाम करके वो खुद भाग जाएगा। और आखिर में क्या, एक छोटा सा लेटर जिसमें लिखा होगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और तुम्हें क्या लगेगा, मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को भगा दिया और तुम पूरी जिंदगी मुझे कोसते रहोगे, और उधर तुम्हारा प्यार ऐशो आराम में फॉरेन में पला बड़ा रहेगा, है ना? पर देखो ये तुम्हारे पास है, लो अब करो इससे शादी। रोज कहीं उठा, ओंग काई उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, वो पूरी तरीके से झूठ कह रहा है। उसने मुझसे जबरदस्ती ये लेटर लिखाया और फिर मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आया। उइंग कह उठा, ओ सच में? फिर मुझे तो सबूत देना ही पड़ेगा। ये कहकर उइंग ने अपना फ़ोन बाहर निकाला जिसमें एक वीडियो प्ले हो रहा था। अभी रोज उसमें खुद ही कह रहा था, ये ओंग काई एक नंबर का बेवकूफ़ है। मैं जब पहली बार कॉलेज में आया मैंने खुद देखा वो उइंग उसके पीछे पागल है, पर यह कि इसे भाव ही नहीं देता। इसे लगता है कि इसे सच्चा प्यार मिलेगा, या फिर
यही भी तो सच है कि वो ना अपने ईगो से प्यार करता है, किसी से नहीं। पर इसका फ़ायदा ही तो मैंने उठाया। मैं उसकी ज़िंदगी में गया, उससे थोड़ा मीठी बात किया, पर मैंने खुद देखा है उसे पैसे और जिस्म दोनों एक साथ चाहिए। उसे उनका पैसा भी चाहिए और उसे मेरा प्यार भी चाहिए। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है अगर उसने उनसे शादी किया तो मैं पूरी ज़िंदगी मिस्ट्रेस बन के गुज़ार लूँगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगा। सबसे पहले तो मैं उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूँगा, उसके पैसे लेकर भाग जाऊँगा और जाते टाइम एक छोटा-सा चिट्ठी लिख दूँगा, जिसमें उनके नाम पे सारी बात होगा और वो पूरी ज़िंदगी उनको ही मैनिपुलेट करते रहेगा, उनको ही कोसता रहेगा। हम अभी देखते हैं इसी वक़्त ओंकाई बहुत गुस्से में आ गया। उसने रोज का गला पकड़ के कह उठा, इसका मतलब शुरू से लेकर अब तक तुम हमेशा मुझे मैनिपुलेट करते थे। तुमने मुझे धोखे में रखा और मैंने तुम जैसी औरत का यकीन किया। रोज ने बहुत ही जोर से एक थप्पड़ ओंकाई के चेहरे पर मारकर कहा, तो तू कौन सा भला इंसान है? हम्म? तू कौन सा भला इंसान है जो तू मेरे ऊपर कह रहा है? ओंकाई कह उठा, मैं विंग से प्यार करता था। अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो विंग आज मेरा होता। रोज़ कह उठा, आखिरकार ना तू किसी से प्यार नहीं करता। तू मुझे भी प्यार नहीं करता और विंग को भी प्यार नहीं करता। तुझे मेरा मेरा खूबसूरती चाहिए था, मेरा बॉडी चाहिए था, मेरा अटेंशन चाहिए था और विंग का पैसा चाहिए था। तू हमेशा यही चाहता था मैं और विंग दोनों तेरे पैरों के नीचे पड़े रहे और तू इसके मज़े लेते रहे। तो मैंने जो भी किया मैंने सही किया, तो इसी के ही लायक था। मैं तो बार-बार मेरा शुरू से लेकर अब तक यही प्लान था कि मैं पहले तेरी ज़िंदगी में आऊँगा, कुछ पैसे लूँगा। उनको इसलिए मैं बार-बार कहता था, ओइन मुझे 1 लाख युआन दे दो। मैंने तो सोच लिया था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं बहुत-बहुत दूर चला जाऊँगा। पर तू गधा, तूने उस दिन उस चेक को फाड़ दिया। ओइन जब मुझे चेक लिख कर दे रहा था, तब तूने फाड़ दिया और उसकी वज़ह से मैं जा नहीं पाया। सब तेरी गलती है। ये कहकर रोज ओंकाई के मुंह पर 2-3 चमाटा मार दिया। वो कह उठा, चलो बहुत हुआ, अब तीनों यहाँ से बाहर निकलो। अब जितना लड़ाई करना है सब कुछ बाहर जाकर करना। आज मेरी और ओंग जी की शादी है, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। ओंकाई तब ओइंग के पैर ऊपर आकर गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है, ओइंग प्लीज प्लीज ओइंग मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ शुरू से लेकर अब तक मैं तुमसे ही प्यार करता था। हर वक्त तुम देखते थे ना जब तुम किसी और के पास जाते थे, मैं कैसा जलन महसूस करता था। तुम देखते थे ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मुझ पर मेरा ईगो हावी हो गया था। ये औरत ने मुझे ऐसे कहा था, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो नीचे झुक गया और कह उठा, ओंकाई तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, खुद के एक्सटेंशन को, खुद के ईगो को। तुम्हें अब बस खोने का डर है। अब तुम्हारे पास कोई है नहीं, इसलिए बस तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा बात कौन सुनेगा, तुम्हारे बात के ऊपर उठेगा कौन, बैठेगा कौन। बस तुम्हें खोने का डर है। सिक्योरिटी, अभी इसी वक्त इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालो और सामने भी ना आ पाए। सिक्योरिटी ने उन तीनों को बाहर निकाल दिया। वहीं कह उठा, अब ये तीनों चाहे जो भी करे, इससे मेरा कोई भी काम नहीं। हम देखते हैं वहीं ओंग जी वहाँ पर है। अचानक कहाँ से एक लड़की आ गया। वो लड़की तुरंत दूर से आकर ओंग जी के सामने कर बैठा, ओंग जी प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया था। मैं बस बहक गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओंग जी कह उठा, सूजी तुम, जैसे ही तुम्हें पता चला लैन फैमिली के एकलौता बेटा मैं ही हूँ, तब तुम्हारा प्यार मेरे लिए वापस आ गया। और जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता था, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया? वो कह उठा, वो बहुत बुरा था। वो मुझसे प्यार नहीं करता था। वो तो बस मेरा फ़ायदा उठाता था। ओंग जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलती किया है। पर प्लीज़ ओंग जी, तुम इससे शादी मत करो। तुम मत करो शादी इससे। मुझे बस एक मौका दो। वहीं कह उठा, अब फिर से दोबारा ये खाका नाटक कर गया, इसे बाहर निकालो। रोज तब एक चाकू निकाल कर कह उठा, ओंग जी अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हारा नहीं होगा।
ये कहकर वो इनको मारने ही वाला है। वो इनने अपने एक हाथों से चाकू पकड़ के रोज के पीछे मतलब सूजी के पीछे ऐसे घुमा दिया। अब विंग क्या उठा, हाँ हाँ हाँ, एकदम बेकार सा ट्रिक। मैंने जिंदगी में ना कम से कम एक से दो ऐसे बहुत 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 200-250 चाइनीज ड्रामा देखा है जिसमें लास्ट में वही वही बेकार सीन, वही विलेन हीरोइन को ऐसे चाकू से मारने जाएगा या हीरो आ जाएगा या वो मर जाएगा। पर ऐसे बकवास भरे काम मेरे सामने मत करने करो। मैं कोई कमजोर ओमेगा नहीं जो तुम्हारे इस चाकू से डर जाऊंगा। मैं अल्फा से भी खतरनाक हूँ। विंग ने उसका हाथ वही मरोड़ दिया और कहा, बेटा सिक्योरिटी, इसको बाहर फेंक दो। अगर ये दोबारा मेरे सामने आया मैं इसे जान से मार दूंगा। वांग जी ये देखकर हैरान हो गया। विंग वांग जी को देखकर कह उठा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मेरे ऊपर, हाँ क्या भूत देख लिया? वांग जी का उठा, नहीं भूत नहीं देखा, बस थोड़ा अभी सोच रहा हूँ। अगर मैं कुछ करने को आऊँ तुम्हारे साथ तो तुम भी मुझे ऐसे मारोगे? विंग का उठा, देख अभी भी तू और मैं सिर्फ दोस्त थे, प्यार अभी भी हुआ नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। जिस दिन प्यार होगा उस दिन कुछ भी मन चाहे करने के लिए आना। पर फिलहाल के लिए कल तुझे भी ऑफिस जाना है और मुझे भी ऑफिस जाना है। अब से सिर्फ ऑफिस का काम, सुहाग रात बाद में, ठीक है? वेडिंग नाइट को होल्ड करके रख दो। जिस दिन प्यार होगा उस दिन सब होगा। तो तब तक के लिए तू और मैं सिर्फ दोस्त थे। वांग जी हंसकर कहा, ठीक कहा, तुम और मैं अभी के लिए जस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड, हमारा आज का स्टोरी आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद रखूंगा आज की स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने प्यारे से कमेंट कर देना। मुझे ब्रदर लोग हमेशा कमेंट करते हैं, सिस्टर लोग भी कमेंट करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज के लिए स्टोरी बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले एक बात बता दूँ, फिलहाल बहुत दिनों से टॉक्सिक स्टोरी का मन कर रहा था, वो लाया, घोस्ट स्टोरी लाया, तो रोमांटिक स्वीट लाया, आगे से मिक्स कर कर अब नेक्स्ट स्टोरी बीएल होने वाली है। सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए राम राम।